तो हम मौजूद हैं दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर मेरठ में और हमारे कैमरे के समक्ष एक गद्दावर हस्ती हैं। आपने पिछली बार भी अब से कुछ महीने पहले बड़ी बेबाकी से किए हुए सवालों का बेबाक जवाब हमारे चैनल पर देखा था। एक बार फिर हम नदीम साहब के समक्ष हैं। पहले उनका इंट्रोडक्शन उन्हीं की ज़बानी एक बार फिर आप तक और फिर उसके बाद चंद सवाल। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका साहब हमारे चैनल पर एक बार फिर वक्त देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नदीम चौहान सिवाल खास का पूर्व प्रत्याशी 2017 में मैं बहुजन समाज पार्टी के बैनर के साथ चुनाव लड़ा था और बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। एक बार फिर बहुत सारे उथल पुथल राजनीति के अंदर हुई, तमाम उपचुनावों के अंदर हुई। अभी कई सारे राज्यों के अंदर आपने देखा कि लगातार महाराष्ट्र में, हरियाणा में जिस तरह से चुनाव हुए। मेरा पहला और सबसे गंभीर सवाल, खास करके अगर हम उपचुनाव की बात करें तो जो भी गुज़िश्ता उपचुनाव हैं उसके अंदर कुंदरकी और मीरापुर, इन दो सीटों को बड़ा कंट्रोवर्शियल सीट बताया जाता था। एक तरफा जो सीट बिल्कुल नजर आ रही थी, वहां पर नतीजे जो है बिल्कुल अपोजिट आए। क्या आपको, आपकी गंभीरता क्या कहती है इन तमाम विषयों पर, या आपका दृष्टिकोण क्या है इसमें? सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, जो आज इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं, जो पार्टी है, जैसे भाजपा आज हर हमारे प्रदेश में भी है, देश में भी है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग हर तरह से करने का काम करती है। उपचुनाव में आप देख लीजिए या कोई भी अभी से पहले जो भी चुनाव हुए हैं, आप हर चुनाव में देख लीजिए कि एक विशेष वर्ग को टारगेट बना करके, ना चाहे वो वोट से रोकने का काम करना हो, तो ये सब तो उनकी स्ट्रेटजी पूरी मजबूती से वो इसी काम को तो करते हैं और उसी का नतीजा है। तो जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तब तक नतीजे यही आते रहेंगे। तो ये एक चुनाव की बात नहीं है, पिछले कई चुनावों के अंदर हमेशा आरोप का जो है, मतलब विपक्ष का इस तरह के आरोप रहते हैं। लेकिन वहीं भाजपा के पास भी एक सटीक जवाब ये है कि हरियाणा के ऊपर तमाम विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने तमाम तरह के जो है वो आरोप लगाए, तमाम तरह के जो है वो चुनाव आयोग के पास जो है वो प्रतिलिपियां भेजी। लेकिन वहीं पर भाजपा का ये भी कहना है कि फिर बिहार में, मैं माजरा चाहूंगा, झारखंड के अंदर जो नतीजा है वो भाजपा के खिलाफ आए। वहाँ जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी की वहां पर जीत गई। तो ये बैलेंस कैसे बनाने में कामयाब होते हैं, ये जरा एक आम आदमी को भी समझने मुश्किल है। लेकिन आप राजनीति के बड़े जो है वो कद्दावर नेता रहे हैं और हैं भी, तो आपका क्या दृष्टिकोण है, कैसे बैलेंस बन जाता है? देखिए, जो प्रदेश जागरूक हैं, जो लोग कहीं कोई इस तरह के जो प्रशासन के लोग हैं, जहां वो इस तरह के इनके कंट्रोल से बाहर हैं, जो ईमानदार लोग हैं, ये नतीजे वहीं आ पा रहे हैं। अच्छा। वरना हर जगह इन्होंने शासन प्रशासन को कंट्रोल में रख करके अपनी मनमानी करने का काम ये लोग करने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, दूसरा मेरा अहम सवाल ये रहेगा कि अभी दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि, और देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के अंदर चुनाव है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ था वो अपने आप में शायद 27 साल बाद रिपीट हुआ था। साउथ के अगर हम एक 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 बार छोड़ दें तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का भी। फिर उसके बाद भाजपा के पास एमसीडी थी, दिल्ली की एमसीडी थी 254 सीटें, वो भाजपा से भी आम आदमी पार्टी ने छीन ली। लेकिन इस बार आपको दिल्ली देश की राजधानी का चुनाव, इन चुनावों के बाद क्या लग रहा है कि किस तरफ जो है वो ये तमाम परिवर्तन हो सकता है, या क्या आपका दृष्टिकोण क्या कहता है दिल्ली के चुनाव? देखिए, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली खुद अपने आप में है, क्योंकि दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो पूरे देश के लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं के बाहर के हैं, आसपास के सब लोग, क्योंकि अपने आप में एक छोटा सा देश है, छोटा सा हमारा एक भारत का एक रूप है। जिस भारत की हमारी जिस चीज से पहचान है, भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न भाषाओं का एक समूह बन के भारत बनता है। तो दिल्ली वो एक एग्जाम्पल है हमारे देश का। बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो लोग सब चीजों को समझते हैं। तो पिछले जो ये परिवर्तन हुआ था तो उन्होंने उन सब चीजों को देखा, और इन 10 सालों में केजरीवाल जी ने, मान लो जो सरकार है, जो वादे किए, जो आम लोगों को प्रभावित करने वाले उनके वादे थे, वो उन्होंने पूरे करने के काम किए। चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे महिलाओं को बसों में किराए की बात हो, मतलब उन्होंने उसको पूरा करने का काम किया। तो मैं नहीं समझता कि लोगों को उनसे कोई हाथ से जा सकती है, वो वापस उसमें आने वाले हैं। सर, दो मेरे बड़े अहम सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने के लिए मैंने आप तक पहुंचने की कोशिश करी।
क्योंकि आपका दृष्टिकोण महज अपने क्षेत्र तक ही नहीं रहता, आपसे दिल्ली की बात करो, आपसे यूपी की बात करो, आपको नेशनल मुद्दे की बात करो, हर जगह आपके सक्षम जवाब होते हैं। मेरा एक बड़ा अहम सवाल है, अभी आपने देखा होगा कि लास्ट बीते 2024 में अक्टूबर के तमाम मीडिया के अंदर उसको बड़ा चढ़ा के बताया जाता है कि हमारा चीन से सहमति बन गई है। चीन से सहमति बन गई है, चीन में और भारत के अंदर तमाम जो है अब कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन हाल ही में पिछले 1 हफ्ते के अंदर एक बड़ी खबर आती है कि लद्दाख के अंदर चीन ने अपने 2 जिले घोषित कर दिए। तो सर, ये एक बड़ा पूरे मैं समझता हूँ हर भारतीय नागरिक के लिए, और खुद मौजूदा विदेश मंत्री इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि उन्होंने टेरिटरी बना दी है, इसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। खाली नहीं बर्दाश्त किया जाएगा से क्या बात पूरी हो जाती है? देखिए, जब से भाजपा की सरकार इस देश के अंदर बनी है, आप किसी भी बॉर्डर पर देख लो, खासतौर पे चीन का जो मनोबल सबसे ज्यादा इन भाजपा की सरकार में बढ़ने का काम रहा है, कभी नहीं घटा। और इनकी भाजपा की सबसे बड़ी यही पॉलिसी है कि लोगों को भ्रमित करने का काम ये लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो पेपर मीडिया के द्वारा हो। सिर्फ ये उसको मैनेज कर करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। सच्चाई जो है वो वही है कि वहां कुछ नहीं है, वो अपने मिशन पे वो करे हुए हैं। चीन पूरी तरह से भारत पे हावी होने का काम कर रहा है और मनमानी करने का काम कर रहा है। हमारे देश के जो सरकार है वो उस तरफ कुछ नहीं, सिर्फ देश के लोगों को भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो सर, ऐसे में देश की जनता कहाँ जाए, क्या डिसीजन ले, किस तरह से इन तमाम परिस्थितियों से जो है वो कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए? एक तजर्बेकार होने के नाते क्या आप देशवासियों को, जनता को एक मैसेज देना चाहिए? देखो, मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि सब चीजों को आप देखिए, आप पहले देखिए, अभी सब चीजों पर विचार करके जो भी चुनाव आए उसमें सोच समझ के वोट देने का काम करें। ऐसे दलों को देखने का काम करें जो लोगों की सेवा करने का सोच रखते हो, सेवा जिन लोगों ने करी है और जो करेंगे उन लोगों को चुनने का काम करें, इनसे दूर रहने का काम करें, वरना ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। और देश का हाल इतना खराब हो जाएगा आने वाले दिनों में कि लोगों में यहाँ तराही तराही मचेगी, खाने पीने की वस्तुओं का भी बुरा हाल होने जा रहा है। आप देखिए, अब महंगाई 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 करने वाली सरकार आज महंगाई के नाम पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हमें विचार करना पड़ेगा, आम जनता को विचार करना पड़ेगा, सोच समझ के, भावनाओं को से दूर रहते हुए भावनाओं से वोट देने का काम न करें, सोच समझ कर वोट देने का काम करें। यानी अगर आपके लफ्जों को पूरा करूं तो जुमलेबाजी में वोट ना दें, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच को सामने रखें। चलिए ठीक है, एक आपके विषय में मुझे सूत्रों से कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी, अगर आप इजाजत दे तो पूछ लूं कि आपने लंबे समय तक सेवा दी बसपा को, उसके बाद अभी कुछ समय पहले जो है आपने बसपा को त्याग दिया। तो देशवासी और खासकर आपकी मेरठ की जनता जरूर जानना चाहेगी कि क्या ऐसी तमाम वजूहत रही और आगे क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि आप मेरठ क्षेत्र का एक गद्दावर चेहरा है। तो क्या डिसीजन लेंगे नदीम साहब, क्या तमाम स्ट्रेटेजी रहेंगी आपकी अपनी? और देखो, त्यागने का कारण तो ये रहा, जब हम बसपा में थे मैंने लगभग 15-16 साल लगातार वहां काम किया और 2017 में हम बसपा से चुनाव भी लड़े। लेकिन जो चीजें हम लेके स्टार्टिंग में चले थे, मतलब मान्यवर काशीराम जी ने जो एक चीजें लेके चले थे लोगों के बीच में, लोगों की सेवा करने के लिए, वो बहन जी ने उन सब पे अमल करना बंद कर दिया। अच्छा। और बहन जी ने बिल्कुल जमीन पे काम करना बंद कर दिया, कहीं आना जाना बंद कर दिया। तो वो मजबूती नहीं रह गई है और लोग अब समझ गए हैं। तो इसलिए हमने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया था। राष्ट्रीय लोकदल को हम अपने एक पॉलिसी के तहत, उनकी विचारधारा के तहत, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे कमजोर की बात हो, उसको लेकर के हम आगे बढ़े। लेकिन जिन चीजों को लेकर के हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था 2022 वाला, उसके फौरन बाद वो भी सत्ता की जो है वो मलाई उनको ललचा गई। तो हमने फौरन वो पार्टी छोड़ने का काम करा, क्योंकि बात अपने उसूलों की है, बात लड़ाई की है, बात किसान मजदूर की है। अगर हम किसान मजदूर की खिलाफ लोगों के साथ हम बैठेंगे तो हम लड़ाई कहाँ लड़ पाएंगे। तो हमारी लड़ाई आज भी जारी है। आज समाजवादी में हम इसी बात को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो गठन करा है, उसमें वो सीधा सीधा मैसेज था और उसका रिजल्ट हमें
लोकसभा चुनाव में जनता ने देने का काम किया। और मैं आपसे बताता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब 27 में चुनाव होगा, इस प्रदेश के अंदर इस प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी और पीडीए का झंडा सबसे ऊपर दिखाई देने का इस प्रदेश के अंदर काम होगा। अच्छा, आपने बात तो बहुत अच्छी कही है और बात सुनने में मजा भी आ रहा है और मेरे व्यूअर्स को भी जरूर मजा आ रहा होगा, लेकिन वहीं पर एक सवाल ये भी पैदा होता है, ये तमाम मैजिक जो मैजिक से कम नहीं था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश लोकसभा के एतबार से 80 सीट वाला प्रदेश वो उसने 39 पर लाकर खदेड़ दिया, तो ये बड़ी बात थी। वो कहीं ना कहीं एक जीत, मैंडेट कहीं ना कहीं नजर आ रहा था उत्तर प्रदेश का समाजवादी की तरफ, लेकिन वो तमाम मैजिक उपचुनाव में नहीं चला। ये एक गंभीर विषय भी है। नहीं, असल में होता क्या है कि उपचुनाव में सीमित चीजें हैं। उपचुनाव में आप देखोगे कि एक कंट्रोल सरकार का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो सब कंट्रोल है। उन्होंने पूरी मनमानी करने का काम किया। अखिलेश यादव जी पूरे दिन उपचुनाव वाले दिन जब चुनाव हो रहे थे तो पूरा वो समय समय पे उन्होंने सब चीजें देखा। आपने हर जगह, आपके माध्यम से हम लोगों ने भी देखा, टीवी के माध्यम से, कि एक ऐसो के क्या शब्द थे लोगों के लिए कि उसने एक महिला पे बंदूक तानने का काम किया। तो ये है वो सब चीजें। तो यानी इन तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए समाजवादी को स्ट्रेटेजी बनाएगी, अंकुश लगाएगी 27 से पहले, ताकि इस तरह की चीजें ना हो, या वो चुनाव आयोग के पास निरंतर इसकी लड़ाई लड़ने के लिए पहुंचेगी। देखिए, हम लोग समाजवादी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है और हमारी पूरी टीम लगातार, और हम पीडीए का मिशन लेकर के और लड़ाई को लेकर के पूरा लड़ने का काम कर रहे हैं। और जब तक हम भाजपा को इस प्रदेश से और देश से भगाने का काम नहीं करेंगे, हटाने का काम नहीं करेंगे, ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। देखिए, खासकर एक समुदाय विशेष के अंदर कहा जाता है कि एक आम लोग भी आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग लोकतांत्रिक देश में अपनी बात को कहने से जहां घबरा रहे हैं, नहीं मिलते हमारे बहुत ढूंढने के बावजूद, और ना ही इस तरह की आपको मीडिया मिलेगी जो बेबाक सवाल करती हो सत्ता के खिलाफ या सत्ता के पक्ष में। हमने जहां सत्ता पक्ष ने चंद काम बेहतर करे वो दिखाए, लेकिन जहां सत्ता पक्ष ने भारत के विरोध में काम किया या चीन को जवाब नहीं दे सका, वो तमाम बेबाकी से सवाल पूछे। आपके सवालों के जवाब मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बेबाकी से मिले भी होंगे, और एक बेहद उम्मीद के साथ आपको एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सही डिसीजन, सही सरकार चुनने में देशवासियों को मदद मिल सके। कैमरा पर्सन नईम आलम के साथ मैं फुरकान, मेरठ।